हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था कि अंग्रेजी कैसे आए, उन्होंने हमारे देश को ही क्यों चुना कि वो हमारे देश में रहकर राज करेंगे, प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, सिराजुद्दौला जी कौन थे, मीर जफर कौन था, अमीर चंद जी कौन थे, ये सारी चीज़ें मुझे ना पढ़ी थी ना। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब बस हम आगे बढ़ते हैं और आज क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? बहुविकल्पीय। पहला क्या है? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हमने किसके बारे में पढ़ा था? जब सिराजुद्दौला से संधि हुई थी तो किसने आगे करी थी? जब सिराजुद्दौला ने वहां पे चढ़ाई कर दी थी। कहाँ पर चढ़ाई की थी भाई? कोलकाता। कोलकाता में आक्रमण कर दिया था और हरा दिया था। फिर कौन आए थे अंग्रेजों की तरफ से? चेन्नई से क्लाइव आए थे। कौन आए थे? बड़ा नौसेना का दल लेकर क्लाइव आए थे। तो किसने किया था प्रतिनिधित्व? क्लाइव ने किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मुर्शिद अपनी राजधानी, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था? सिराजुद्दौला थे या कौन थे? सिराजुद्दौला के टाइम पे तो क्या थी उनकी? मुर्शिदाबाद थी राजधानी। उसके बाद कौन आए? मीर जफर आए। मीर जफर के बाद कौन आए? मीर कासिम आए। और मीर कासिम कौन थे? योग्य शासक थे। उनको वो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परिचित थे कि अंग्रेज क्या कर सकते हैं। तो उसने क्या अपनी राजधानी क्या कर ली? परिवर्तित कर ली। तो कौन सी हो गई? किसने करी थी अपनी मुर्शिदाबाद से? मुंगेर राजधानी। और मुंगेर कौन सा है? आधुनिक बिहार। आज के टाइम में मुंगेर क्या है? आधुनिक बिहार। और किसने करी थी? मीर कासिम ने करी थी। ठीक है। और वैसे भी हमने इन तीनों के बारे में तो पढ़ रखा है, बस इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था कुछ भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ने में किसका विशेष योगदान था? इस बार इसमें हमने सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में ज़्यादा पढ़ा है अगर देखा जाए, जो अंग्रेजों की तरफ थे। वो थे कौन थे? क्लाइव। कौन थे? क्लाइव। क्लाइव के बारे में ही पढ़ा है उन्होंने। बक्सर के युद्ध में भी उनके बारे में पढ़ा, प्लासी के युद्ध में भी उनके बारे में पढ़ा। तो किसके बारे में पढ़ा था? क्लाइव के बारे में। किसी और के बारे में तो अंग्रेजों की तरफ से हमने किसी के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो बस क्लाइव के बारे में पढ़ा था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? भाई कि कहाँ आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग? कहाँ आए हैं? अंग्रेजी कहाँ आए हैं? भारत में आए हैं ना राज करने। तो इसके बारे में तो बस आपको थोड़ा सिक्स सेंस लगाना है, कुछ पढ़ने जैसा भी नहीं है, याद आ जाएगा। कहाँ आए थे? भारत लघु उत्तरीय प्रश्न। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? भाई प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कोई मुझे बताएगा प्लासी का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? प्लासी के युद्ध कब हुआ था? पहले तो यही हम डिस्कस करेंगे बेटा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 ईस्वी में हुआ था, जब नवाब को सूचना मिली कि उसने अपनी अंग्रेजी सेना को क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1757 में हुआ। बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच हुआ था। बंगाल का नेतृत्व किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। इसमें कहानी आपको याद है क्या हुआ था प्लासी के युद्ध में? जब सिराजुद्दौला जी ने अंग्रेजों के वो उन्हें आकांक्षा हुई कि अंग्रेज उनके खिलाफ युद्ध करने वाले, उनको हटाने वाले, तो उन्होंने क्या करा? अंग्रेजों से क्या छेड़ दी? उन्होंने अंग्रेजों से क्या कर दी? लड़ाई छेड़ दी। अंग्रेजी सेना से लड़ाई छेड़ दी। पर उनका जो वो था, कौन था बताएगा कोई? सेनापति। कौन था सेनापति? मीर जफर। कौन था? मीर जफर। तो उनका सेनापति कौन था? मीर जफर। वो किससे मिल गया था? अंग्रेजों से मिल गया था। उसको ये लग रहा था, उसको क्या बनना था? उसे बंगाल का नवाब बनना था। अंग्रेजों को ये बात क्या चल गई? पता चल गई कि भाई ये मीर कासिम जो है, मीर जफर सॉरी,
मीर जाफर जो है वो क्या बनना चाहता है, बंगाल का राजा बनना चाहता है, नवाब बनना चाहता है। तो अंग्रेजी सेना और मीर कासिम ने क्या कर लिया, संधि कर ली, गुट बना लिया। और जब वो प्लासी के युद्ध में रण क्षेत्र में आए, जब रणभूमि में आए जहाँ युद्ध हो रहा था, मीर कासिम क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। और सेना किसकी सुनेगी, सेनापति की सुनती है। राजा सेनापति को बोलता है, सेनापति अपनी सेना को बोलती है, तो सेना क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई। और जिस बात का किसको आभास हो गया कि भाई हमें युद्ध आ गए, ये तो हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र का किसको आभास हो गया था, सिराजुद्दौला जी को आभास हो गया था। और जिस कारण से वो क्या हो गए थे, भाग गए थे प्लासी के युद्ध से। ठीक है, कहानी कुछ कुछ याद आ गई कि नहीं आ गई, नहीं आई हो तो एक बार दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, बक्सर के युद्ध के महत्व। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। पहले तो ये समझ लीजिए। मैंने ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए लिख दी हैं, आपको कहानी याद रहे बेटा, क्योंकि ये अगर याद नहीं रहा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन रट के लिखने हैं तो वो तो बस आपके पास होंगे, आपके बस रट के लिख दो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। 1757 में कौन सा हुआ था, प्लासी का। उसके बाद हुआ था बक्सर का, कब, 1764 का। किसने प्रतिनिधित्व किया था, क्लाइव ने किया था। बंगाल का नवाब कौन था उस वक्त, मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम। मीर कासिम ने किसके साथ मिला, अवध का नवाब। अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला थे। कौन थे, सुजाउद्दौला थे। मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम थे। मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम थे। तो बस इन तीनों के गुट बना जिन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। उपयुक्त तीनों की संयुक्त, कौन, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और कहाँ के नवाब थे, मुगल बादशाह शाह आलम। किसके खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ। की सेनाओं से 1764 ईस्वी में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता किसको मिली, अंग्रेजों को मिली, क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गए थे उस वक्त। उन्होंने अपने पैर कहाँ जमा लिए थे, भारत की भूमि में जमा लिए थे। मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, क्या हो गया, भाग गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम की शक्ति क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, जिससे कि वह हार गया और उसको मैदान छोड़ के क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। और ये इसी युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों को अवध में सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व मिला। क्या अंग्रेजों को अवध की सेना से क्या मिला, राजनीतिक प्रभुत्व। प्लासी के युद्ध से क्या मिली, आर्थिक मजबूती मिली। आर्थिक मतलब धन कमाया उनने। और बक्सर के युद्ध से क्या बनाए, अपने पैर क्या कर लिए, मजबूत कर लिए, क्योंकि उन्हें अवध भी मिल गया। मुगल कितना बड़ा एम्पायर था, मुगल बादशाह को भी जीत लिया उन्होंने, और बंगाल तो था ही था, तो उनके पैर क्या हो गए, मजबूत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वैसे भी अब ये चैप्टर खत्म की ओर है। चलिए, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों ने, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है इसलिए कि अंग्रेजों ने क्यों हमारे देश को चुना, क्यों वो हमारे देश में आए, क्यों उन्होंने हमारे देश को ही चुना था, कि वो भारत से ही करना चाहते हैं, भारत से ही व्यापार करना चाहते हैं। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। चुंगी कर में छूट, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में छूट। वो चुंगी कर नहीं देते थे, कर से तो बचे हैं अंग्रेज। उन्होंने हमेशा ऐसी रणनीति अपनाई है, ऐसी कोशिश करी है कि उन्हें क्या ना देना पड़े, कर ना देना पड़े। फिर उनका ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने के लिए क्या ज़रूरत होगी, उन्हें बैलगाड़ी जो ज़रूरत होगी, जो उन्हें रास्ते ज़रूरत होंगे, उसको क्या करने में थी, उनको आसानी मिल गई, उन्हें कर नहीं देना पड़ा है। जैसे हम जो कहीं जाते हैं तो आपके टोल पड़ते हैं ना रास्ते में, तो टोल टैक्स देना पड़ता है ना, तो अंग्रेज उससे देने से क्या थे, बच जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान सामान ले जाने पर कोई भी टैक्स नहीं देते थे, वो कोई भी टोल नहीं देते थे। व्यापार में क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे, अपनी इच्छानुसार। अगर संधि भी करी है किसी राजा से तो क्या करते थे, खुद तो नियम तोड़ते थे, पर लेकिन क्या बोलते थे, भाई तुमने नियम तोड़े हैं, और उसको क्या करते थे, हटा देते थे। और अंग्रेजों के जो वो थे, व्यापारी थे अंग्रेजों के, वो भी क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे, अपना लोकल क्वालिटी का माल, सेम प्रोडक्ट क्या बोलते थे, ये वही कंपनी का माल बताकर बेचते थे और कर नहीं देते थे।
भारतीय माल सस्ता खरीदना, कंपनी का माल महंगा बेचना। क्या करते थे, भारतीयों से, जो भारतीय कारीगर थे उनसे क्या खरीदते थे, सस्ता माल खरीदते थे। उसके लिए अपने क्या भेजते थे, लोग भेजते थे कि भाई जाओ उनके घर घर जाके सामान खरीद लो, ना बाजार में आएंगे ना बाजार का भाव मालूम पड़ेगा, बस सीधे उन्हें बहला फुसला लो। और कंपनी का माल क्या करते थे, महंगा बेचते थे। प्रतिद्वंदी व्यापारियों को बाहर रखने व कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीति से स्वतंत्र रखना। और जो दूसरे लोग आते थे व्यापार करने, उनसे कैसे बचना है, कैसे भारत में उन्हें जड़ें मजबूत नहीं करने देनी है। फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, उनकी जड़ें तो मजबूत नहीं हो पाई, अंग्रेजी जड़ें मजबूत हुई। तो ऐसे उन्होंने बुद्धि चलाई और भारतीय राजाओं को कैसे काबू में करा जाए कि उनको वेतन देने लगे। इन्होंने क्या किया था, भारतीय राजाओं को वेतन दे रहे थे ना, अवध के राजा को कितने दे रहे थे, 27 लाख रुपए दे रहे थे प्रति साल, और उससे सारा काम करवा रहे थे। पर क्या कर रहे थे, अवध के राजा को 27 लाख रुपए भाई दे रहे हैं और उससे काम करवा रहे हैं। उसको ऐसे बना दिया जैसे वो उनके लिए काम कर रहा है, वो उनका नौकर है, वो उनका गुलाम है। पर ये बात हमें समझ में ही नहीं आई और ना कोई एक साथ खड़ा हुआ। बंदरगाहों में किलेबंदी, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने, अपने साथ लाए सोना चांदी से भारतीय सिक्के ढलाने, जिससे के बदले क्षेत्रीय राजाओं को बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी में आधा हिस्सा देने। लालच दिया, क्या किया, बस लालच दिया और लालच में क्या आ गए, भारतीय राजा आ गए, चुंगी घर में आधा हिस्सा दे दिया। पर क्या किया, अपने साथ जो सोना लाए थे, चांदी लाए थे, उससे क्या कर दिया, भारतीय सिक्के बनवा ले। कितने भी बनवा लो, फिर तो कितने भी बनवा लो, यही किया उन लोगों ने, कितने भी बनवाए। ब्रिटिश कंपनी ने इसी प्रकार सत्ता स्थापित करी, हथकंडों का इस्तेमाल किया, राज्य विस्तार किया, भारतीय राजाओं व नवाबों को हटाकर शासन, शर्त, नियम व कानून तोड़े। वो क्या तोड़ते थे, कानून तोड़ते थे, शर्तें तोड़ते थे और हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। हम हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि नहीं हम तो तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं, और अपनी संधियां तोड़ रहे हैं और खुद बस हमसे कमाते जा रहे हैं। उन्होंने भारत को इतना निम्न स्तर का कर दिया कि हम अपना पेट भरने से आगे सोच ही नहीं पाएंगे। हम स्वतंत्रता का कब सोचेंगे, जब हमारा पेट भरा होगा। बेटा उस दिन ना मैं आपको चैप्टर करवा रही थी ना, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। ये किसी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपके चैप्टर का हिस्सा है, जिसमें मैंने चैप्टर में कुछ बातें समझानी रह गई थी, तो वो पता नहीं कैसे मिस हो गई उस दिन, इसलिए मैंने आज करा दिए। ठीक है, चलिए करें। क्लाइव ने बंगाल के नवाब से क्या की, संधि कर ली थी। क्या कर ली थी बंगाल के नवाब से, क्लाइव ने क्या की, बंगाल के नवाब से संधि करी। कब, बक्सर के युद्ध के बाद भी करी थी, प्लासी के युद्ध के बाद भी करी थी, सिराजुद्दौला से भी करी थी, मीर कासिम से भी करी थी। तो बस क्लाइव यही सब खूब करना जानता था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। किसकी, द्वैत शासन की स्थापना की। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, दो राजाओं का शासन। इसमें कौन थे दो राजा, एक बंगाल का नवाब, क्योंकि अभी हम बंगाल की बात करें इसलिए बंगाल की बात करें। वैसे तो अवध के साथ भी करी थी, मुगल बादशाहों के साथ भी करी थी, ऐसे बहुतों के साथ करी, पर हम यहाँ बंगाल की बात करें इसलिए बंगाल की बात करें। द्वैत शासन, दो राजाओं का शासन। द्वैत शासन का अर्थ क्या होता है, दो राजाओं का शासन, उसे कहते हैं द्वैत। की मतलब जो प्रशासन का कार्य है वो किसको करना है, जो वहाँ का नवाब है उसको करना है, और राजस्व वसूली का काम कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। जो धन आएगा उसको कौन रखेगा, अंग्रेज रखेगा। काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका घर है, इसमें सारा काम आपको करना है, सारा काम आपको करना है, और कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, भाई इसमें जो पैसा कम रहा है, मान लीजिए जो काम करना है वो किसको करना है, राजा को करना है। वसूली का काम कौन करेगा, कंपनी के अधिकारी करेंगे। सफाई तुम्हें करवानी है, पोछा तुम्हें लगवाना है, लोगों से काम तुम्हें करवाना है, सेना तुम्हें बनानी है, और सेना का भरण पोषण तुम्हें करना है। उनको कौन सी चीज़ देनी है और कौन सी चीज़ नहीं, ये सब कौन करेगा, राजा करेगा। राजा को नौकरी पर रख लिया गया था एक तरीके से देखा जाए। ये द्वैत शासन में ना राजा कोई राजा नहीं रहता था, वो सिर्फ एक कर्मचारी रहता था जो किस में काम करता था, कंपनी में। और कंपनी उसे क्या देती थी, साल का वेतन देती थी। जब 27 लाख रुपए दिए गए, 7 लाख रुपए दिए गए, जो भी डिसाइडेड होता था उस पर। और राजा कौन बन जाता था, कंपनी बन जाती थी, क्योंकि जो भी कर आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, उसका अधिकार किसको है, कंपनी को। तो कंपनी कौन हो गई, राजा, और जो नवाब होता था वो क्या हो गया, वहां एक कर्मचारी। इसी का अर्थ था
द्वैत शासन, यही था द्वैत शासन का अर्थ। तो बेटा आज ये चैप्टर खत्म होता है, सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा। अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से हम सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ जो आपके दोस्त हो उनसे जुड़वा दीजिए, जिससे कि वो जो भी पढ़ रहे हो उन्हें और अच्छे से समझ में आए। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा।